हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का पार्ट 4। इसमें 3 वीडियोस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है पहले की अपलोडेड हैं, जिसमें मैंने जो स्टैटिक पार्ट जितना भी था पंचायती राज एक्ट का, जिसमें टर्म्स वगैरह सारी वो पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। पीछे जो हमारा रेस्ट ऑफ द टॉपिक इसी के रिलेटेड बचता था वो था अमेंडमेंट्स। तो बड़े सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जल्दी से जल्दी अमेंडमेंट्स भी करवाइए, तो आज हम उसी वीडियो को लेके आए हुए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में जितनी भी अमेंडमेंट्स जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट 1989 में हुई हैं, 2018 में जो हुई हैं, उससे पहले जो हुई हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट 2020 जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो अमेंडमेंट्स इसमें की गई हैं, वो सारी मैं आपके लिए आज लाया हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। फ्रेंड्स, आपका सब्सक्राइब करना फ्री है, लेकिन आपको पता है कि वीडियो बनाने के लिए हमें काफ़ी सारी मेहनत लगती है, तो उसके बदले में आपको जो है सिर्फ सब्सक्राइब ही करना है, जो कि आपके लिए फ्री है। तो चलिए दोस्तों, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि 50% सिलेबस जो आपकी जनरल नॉलेज सेक्शन का है वो हमने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, और रेस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हैं वो लगातार जो है वो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगा हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, और लगातार जो है वो क्लासेस आपकी ले रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स जो 2018 2020 में हुई हैं। सबसे पहले द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, जो एक्ट 9 ऑफ 1989, जिसको एक्ट नंबर 9 था, ये 1989 का 11 जुलाई 1989 को ये लागू हुआ। ठीक है, जिसको हम अगर हम जनरल ब्रॉड वे में बोलें तो हम इसको बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। डेट कौन सी थी? 11 जुलाई 1989। फ्रेंड्स, ये पंचायती राज डेवलप करने का मीनिंग एम क्या था गवर्नमेंट का, मैं आपको बताऊं तो इसका मीनिंग होता है कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन करना। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मीनिंग हुआ कि गवर्नमेंट के जब जब हमारी इंडिपेंडेंस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया जा रहा था, तो उसमें डीपीएसपी जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, तो उसमें यही कहा गया कि स्टेट जो है वो कोशिश करेगी कि ग्रास रूट लेवल पे जो है वो डेवलपमेंट हो। उसी के लिए ये जो पंचायती राज एक्ट जो है वो बड़ी सारी स्टेट्स ने जो है वो इम्प्लीमेंट अपनी अपनी स्टेट्स में किया। ठीक है, अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये इसका मीनिंग हुआ कि गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर में फेडरलिज्म आए। ठीक है, और फेडरलिज्म लाने के लिए, फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के अंडर जो है पंचायती राज डेवलप किया गया। अगर मैं फेडरलिज्म की बात करूं तो फेडरलिज्म होता है कि फेडरलिज्म का मीनिंग ये होता है कि अगर कोई किसी स्टेट में या किसी कंट्री में अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो ये नहीं है कि सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगी, स्टेट गवर्नमेंट्स भी होंगी, और यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स भी होंगी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स जैसे ये पंचायती राज जो है, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में भी आपको पता है पंचायती राज में 3 तरह की रहती है हमारी, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो इसको हम ये जो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन होना, 3 टायर की जो गवर्नमेंट है हमारी, एक हो गई सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर ये जो मैं पंचायती गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, तो ये 3 टायर की जो गवर्नमेंट है ये किसको इंक्रीज़ करती है? फेडरलिज्म को इंक्रीज़ करती है, यानी फेडरलिज्म को बढ़ाती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको समझा दिया फेडरलिज्म का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट जो अमेंडमेंट्स, एम क्या थे पंचायती राज डेवलप कराने के, वो भी मैंने आपको समझा दिया, ताकि ग्रास रूट लेवल पे जो है वो डेवलपमेंट हो। उसके लक्ष्य से जो है पंचायती राज जो है वो डेवलप कराया गया। फ्रेंड्स, फिर एक और जो इम्पॉर्टेंट बात आती है वो मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी सारी स्टेट हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में जो है वो 1989 से ही पंचायती राज जो है वो डेवलप हो गया था। लेकिन सेंटर में डीपीएसपी में तो था, स्टेट पॉलिसी में था, बड़ी सारी स्टेट्स ने जो है पंचायती राज डेवलप किया हुआ था अपनी अपनी स्टेट्स में, लेकिन सेंटर का इसके ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अभी नहीं बना था। तो फिर 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, और फिर जो है वो अंडर सेंटर ने भी जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मैंडेटरी कर दिया।
पंचायती राज जो है वो सारी स्टेट्स के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये जो पंचायती राज है ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब लाया गया, वो लाया गया 73rd और 74 अमेंडमेंट करके 1992 को, और जम्मू कश्मीर में जो है वो उससे पहले ही पंचायती राज जो है वो डेवलप 1989 में ही हो गया था। अब ये 73rd एंड 74 अमेंडमेंट्स क्या हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए अब बात करते हैं इस एक्ट के बारे में। तो इस एक्ट में जो टोटल चैप्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बताया, पहले वाले पार्ट में मैंने 14 चैप्टर्स कहा था। वो इसलिए कहा था क्योंकि तब मैंने अमेंडमेंट्स जो है वो इंक्लूड नहीं करी थी, और जब इसमें 2018 में अमेंडमेंट की गई तो इसके चैप्टर जो है वो टोटल 15 हो गए। पहले जो बिफोर द अमेंडमेंट जो है वो 14 चैप्टर्स थे। कौन सा चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया? चैप्टर 1A जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया, जो किसके बारे में डिस्कस करता है? जो वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस के बारे में हमें बताता है। वार्ड मजलिस क्या होते हैं? वो पर्सन्स जो वोट देने के लिए जो है वो मतलब उनकी एज इलेक्टोरल लिस्ट में जिनका नाम होता है, अगर वार्ड में जो इलेक्टोरल लिस्ट में जिनका नाम होगा उनको हम वार्ड मजलिस बोलेंगे, यानी जो वोट दे सकते हैं। और पूरी हल्का पंचायत में जिनका जो एलिजिबल होंगे वोट देने के लिए, यानी जो इलेक्टोरल रोल में उनका नाम लिस्टेड होगा, तो उनको हम बोलेंगे हल्का मजलिस, और बाढ़ वालों को बोलेंगे बाढ़ मजलिस। इनकी जो है वो फर्दर इनको जो है वो रीडिफाइन किया गया चैप्टर 1A के अंडर, और बड़े सारे इनके फंक्शंस वगैरह वो हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है वो चैप्टर 1A के अंडर इनको रीडिफाइन किया गया 2018 अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। यहाँ से आपको याद रखना है कि अब जो है आफ्टर द अमेंडमेंट अब चैप्टर कितने हो गए हैं? टोटल 15। नेक्स्ट इसमें टोटल सेक्शंस जो हैं वो 83 हैं, टोटल सेक्शंस 83 हैं, और शेड्यूल जो हैं वो इसमें 6 हैं। नेक्स्ट दोस्तों फ्रेंड्स, जो इसमें चैप्टर 1A के अंडर क्या क्या आता है वो भी मैंने आपके लिए लिस्टेड किया हुआ है, क्योंकि ये भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। चैप्टर 1A जो है जो 2018 के बाद इसमें इंक्लूड किया गया, वो वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस के बारे में हमें बताता है। वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस क्या होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैप्टर 1A के अंडर ही 3A सेक्शन को जो है वो और इंक्लूड किया गया, जो वार्ड मजलिस, यानी वार्ड मजलिस को हम वार्ड सभा भी बोलते हैं। वार्ड मजलिस के बारे में हमें बताएगा। वार्ड मजलिस क्या होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। फिर इसी की पार्ट 3B में फंक्शंस ऑफ द वार्ड मजलिस जो है वो इंक्लूड किया गया। फिर 3C के अंडर जो है वो हल्का मजलिस, जिनको हम ग्राम सभा बोलेंगे, और 3D के अंडर फंक्शंस ऑफ द हल्का मजलिस जो है वो ये वाले पार्ट जो है वो फिर इस चैप्टर 1 के अंडर जो है वो इंक्लूड किए गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 में क्या जो है वो अमेंडमेंट हुई? चैप्टर 2 में सेक्शन 4 में अमेंडमेंट हुई। ये फ्रेंड्स, ये सेक्शन 4 जो है वो पूरी, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये सेक्शन 4 इंक्लूड हुई। सेक्शन 4 के अंडर भी सब पार्ट्स रहते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे सब पार्ट्स रहते हैं। तो चैप्टर 2 की सेक्शन 4 में जो है वो अमेंडमेंट की गई। क्या अमेंडमेंट की गई आइए पढ़ते हैं। एवरी हल्का पंचायत शैल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ बेंचेस नॉट लेस देन 7। फ्रेंड्स, जब मैंने पिछले वाले पार्ट्स आपको करवाए तो मैंने ये बताया था कि हर एक हल्का पंचायत में जो है वो 7 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए, और 11 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इंक्लूडिंग द सरपंच, ठीक है। तब सरपंच को इंक्लूड किया गया था, लेकिन 2018 के बाद अमेंडमेंट करके ऐसा कहा गया कि अब जो है कुछ केसेस में, जैसे कौन से केसेस में ये इसको हम 11 से ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे अगर कोई सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, जहाँ कोई सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, या कोई सीट वुमेन के लिए रिजर्व है, तो ऐसे केसेस में हम जो है वो 12 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग द सरपंच जो है वो कर सकते हैं, यानी उस केस में 12 मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो ये सेक्शन 4 के अंडर 2018 के बाद अमेंडमेंट करके इंक्लूड किया गया। तो अब आपको याद रखना है कि अगर ऐसा केसेस होगा कि जिस केस में सरपंच की या पंच की सीट जो है वो रिजर्व्ड है, तो उस केसेस में 12 भी हो सकती हैं, ठीक है। उसमें 12 भी हो सकते हैं मेंबर्स ऑफ द हल्का पंचायत। नेक्स्ट फ्रेंड्स है कि नैब सरपंच को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, इसको भी रीडिफाइन किया गया 2018 के बाद कि नैब सरपंच शैल बी इलेक्टेड बाय द पेंचेस ऑफ द हल्का पंचायत फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, यानी हल्का पंचायत के जितने भी पेंच होंगे उन्हीं पेंचेस में से ही एक
नायब सरपंच जो है वो इलेक्ट कर दिया जाएगा। जो पहली मीटिंग अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो पहली मीटिंग जो नोटिफाइड की जाएगी सर, जब कोई एक हल्का पंचायत बनती है तो उसकी जो पहली मीटिंग होगी, पहली मीटिंग के अंदर जो है वो पेंचिस में से ही सारे पेंच मिल करके एक अपना नायब सरपंच जो है वो इलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है सरपंच रिमूवल। सरपंच का रिमूवल कैसे हो सकता है, तो ये इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर सरपंच जो है वो इंटेंशनली यानी मीनिंग होता है कि अंडर सर्टेन केसेस, जैसे अगर कोई बीमार है या उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में नहीं। लेकिन अगर वो मतलब खुद जो है वो अपना बिहेवियर ठीक नहीं है उसका, या मतलब जानबूझ के हम कह सकते हैं कि मतलब ऐसे अपने ड्यूटी के प्रति जो है वो ईमानदार नहीं है, तो अपनी 3 मीटिंग्स जो सरपंच जो है वो लगातार अगर 3 मीटिंग नहीं करता है तो फिर सरपंच का रिमूवल जो है वो हो जाएगा। इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या वो करेगा, वो मैंने सारा पिछली वाली वीडियोस में समझाया हुआ है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट हुई वो हुई अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को भी जो है वो रीडिफाइन किया गया 2018 के बाद। गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर हु इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट। क्या इसका क्या मीनिंग है कि ऐसे केसेस में मैंने जैसे आपको पिछले वाले वीडियोस में बताया था कि ऐसे केसेस जब जो है सरपंच जो है हल्का पंचायत का कोई भी जो है वो पर्सन जो है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे केसेस में जो गवर्नमेंट है वो सुपरसीड कर सकती है। सुपरसीड का मीनिंग होता है कि उस हल्का पंचायत की पावर्स को जो है वो छीन लिया जाएगा, ठीक है, पावर्स को जो है वो छीन लिया जाएगा। और फिर ये नहीं है कि अगर एक मेंबर जो है वो वहाँ से जो है वो सुपरसीड कर दिया जाता है तो फिर उसके मेंबर्स कम हो जाएंगे ना। अगर लेस देन 7 मेंबर्स हो गए तो फिर उस केसेस में गवर्नमेंट क्या करेगी, एक जो है वो अपनी एम्प्लॉय को जो है वहाँ पे अपॉइंट कर देगी। लेकिन ऐसे केसेस में अगर पूरी हल्का पंचायत ही सुपरसीड हो जाती है तो फिर क्या करेगी गवर्नमेंट जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगी, और इसकी टर्म कितनी होगी, 6 मंथ की होगी। ये भी आपको याद रखना है कि ये जो सुपर सेशन यानी जो हल्का पंचायत की पावर्स को सुपरसीड किया जाएगा, यानी गवर्नमेंट जो है वो उनसे छीन के अपने हाथों में लेगी, तो उस सुपर सेशन का जो पीरियड होगा वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। 6 मंथ के बाद जो है वो इलेक्शंस करवाना कंपलसरी हो जाएंगी। ये इसी 2018 के बाद अमेंडमेंट करके जो है वो एक्ट नंबर 20 जो 2018 का था उसके अंडर जो है वो ये अमेंडमेंट की गई। नेक्स्ट फिर सेक्शन 15A में अमेंडमेंट की गई रिवीजन ऑफ फ़ी एंड रेट्स। इसमें क्या रीडिफाइन किया गया, रिवीजन ऑफ फ़ी एंड रेट्स जो हैं वो हल्का, इसमें इस अमेंडमेंट में ये लिखा गया, कहा गया कि हल्का पंचायत जो है वो अपनी फ़ी और रेट्स जो वो किसी भी जैसे मैंने आपको बताया था वो फ़ीस जो है वो फ़ीस और रेट्स जो है वो जैसे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है या कोई रेंट पे कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो बड़े सारे उसमें मैंने पिछले वाली वीडियोस में आपको बता रखे हैं कि कहाँ कहाँ जो है वो हल्का पंचायत फ़ी जो है वो कहाँ कहाँ से कलेक्ट करती है। तो फ़ी जो है वो हल्का पंचायत 2 साल के बाद जो है वो अपनी जो है वो रिवाइव कर सकती, ठीक है, रिवाइज कर सकती है, जो अंडर सेक्शन 15 के जो है वो यानी जिन जिन चीज़ों के ऊपर जो है वो अंडर सेक्शन 15 जो है वो लगाई गई होगी फ़ी, उनको 2 साल के बाद जो है वो हल्का पंचायत जो है वो रिवाइज कर सकती है। ये सेक्शन 15A में अमेंडमेंट करके बताया गया। नेक्स्ट सेक्शन 36 में 1 पार्ट की जो है वो रीडिफाइन किया गया, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट शैल वेस्ट इन द, यानी ये जो पंचायत हल्का पंचायत की इलेक्शंस होंगी इनका कंट्रोल करना, इनके इलेक्टोरल लिस्ट बनाना, ये कौन करेगा, ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो इसका हेड होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट जो है वही इसको देखेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो डायरेक्शंस कैसे इलेक्शंस करवानी है, इलेक्टोरल लिस्ट बनानी है, इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करानी, ये सारा काम कौन देखेगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर देखेगा। और ये होगा कौन, ये एक IAS ऑफिसर होगा या एक KS ऑफिसर हो सकता है, या कोई हायर जो एक हायर पोस्ट का कोई भी जो है वो गवर्नमेंट अप्लाई हो सकता है, यानी गवर्नमेंट का कोई सेक्रेटरी भी हो सकता है जिसको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस जो है वो इलेक्शन का होगा।
नेक्स्ट फिर सेक्शन 3A में जो अमेंडमेंट की गई, द सरपंच शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द इलेक्टोरेट ऑफ हल्का पंचायत इन द सेम, यानी इसमें फिर रीडिफाइन किया गया कि जैसे पंच की इलेक्शंस होती है तो पंच की इलेक्शन के साथ साथ ही सरपंच की इलेक्शन भी उसी मैनर में होगी जैसे पंच की होती हैं। सेक्शन 34(3) में क्या अमेंडमेंट हुई, द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल BDC shall have power to operate funds grants extra specified in schedule 2C in the manner prescribed, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल BDC जो होंगे वो ऑपरेट कर सकते हैं, फंड्स को ऑपरेट करेंगे, फंड्स ग्रांट्स जो हैं वो जो स्पेसिफाई की गई हैं शेड्यूल 2C में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो इम्पॉर्टेंट आपको कहीं भी अगर आप कोई भी किसी भी वीडियो में देखते हो या किसी भी कहीं भी सर्च करते हो तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये मैंने कहा हुआ है पिछले वाली वीडियो कि ये जो नैब सरपंच होंगे, पंच होंगे, एक तो होता है इनकी पावर को सुपरसीड कर लेना, लेकिन किसी केस में अगर वो खुद रिज़ाइन देना चाहते हों तो वो किसको देंगे, तो सरपंच, नैब सरपंच, पंच जो हैं ये अगर रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, रिज़ाइन देना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर को जो है ये अपना रिज़ाइन देंगे। फ्रेंड्स, जो इम्पॉर्टेंट इसमें अमेंडमेंट अगर सबसे हेडिंग में अगर जब भी आप इस टॉपिक को देखते हो तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट इसमें हुई है 1992 की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं ये 73rd एंड 74 अमेंडमेंट। तो इस आइए इनको समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लाने के लिए पंचायती राज को 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है वो 1992 में की गई। द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 enjoin upon the states to establish a 3-tier system of panchayat at the village, intermediate and district levels and municipalities in the urban area। यानी जो 74th अमेंडमेंट थी वो म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में या ठीक है म्यूनसिपैलिटीज़ या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बात करती है, और जो 73rd अमेंडमेंट है वो पंचायती राज के बारे में बात करती है, और जिसमें ये कहा गया है स्टेट्स को कि आप 3-टायर सिस्टम ऑफ पंचायत का डेवलप कराइए, जिसमें एक विलेज लेवल होगा, एक ब्लॉक लेवल होगा और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा। ठीक है, यानी आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 73rd अमेंडमेंट जो है वो रिलेटेड है पंचायती राज के, और जो 74th है वो रिलेटेड है म्यूनसिपैलिटीज़ के, ठीक है, जो सिटी एरियाज़ में होती हैं। तो इसमें जो है वो बड़े सारी डिटेल में 74th में म्यूनसिपैलिटीज़ कैसे काम करेंगी, क्या फंक्शंस होंगी, पंचायती राज कैसे काम करेगा, क्या फंक्शन होंगी, उनका हमें इतना हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। आपको सिर्फ याद रखना है कि 73rd किसके रिलेटेड है, 74th किसके रिलेटेड है। नेक्स्ट, द एम ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट टू पंचायत इलेक्शंस रेगुलरली एवरी 5 years। फ्रेंड्स, होता क्या था कि 1992 इन अमेंडमेंट से पहले, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि इन अमेंडमेंट से पहले ही जम्मू कश्मीर में जो है वो पंचायती राज एक्ट जो है वो डेवलप हो गया था, और बड़ी सारी स्टेट्स में जो है वो 1992 से ही बड़ी सारी स्टेट में जो है पंचायती राज एक्ट जो है वो हो गया था। लेकिन जो इसको अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ना लाने की वजह से क्या हो रहा था कि इलेक्शंस टाइम पे नहीं हो रही थी, जो है फिर जो है वो शेड्यूल कास्ट हो गए, जहाँ जो बैकवर्ड क्लासेस हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गई, वुमेन्स हो गई, इनको सीट्स रिजर्व नहीं थी इनके लिए, यानी एक इसको अंडर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज नहीं किया गया था, तो फिर इसको अंडर कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, और 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो कहा गया कि एवरी 5 years के बाद जो है वो इलेक्शंस पंचायत की रेगुलरली होगी, और टू प्रोवाइड सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व की गई, और अपॉइंट किया गया एक स्टेट फाइनेंस कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग, यानी इसके रिगार्डिंग जो भी रिकमेंडेशन होगी उसके लिए एक स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो अपॉइंट किया गया। तो आपको यहाँ से समझ आ गया कि 73rd अमेंडमेंट के अंडर जो है वो क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस रही, और इसको जो है वो क्या क्या इसमें अमेंडमेंट में क्या क्या फंक्शंस इसके हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 हैज़ एडिड ए न्यू 9th कंसिस्टिंग ऑफ 16 एंड 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी फ्रेंड्स, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट था, मैं ये तो बता रहा हूँ आपको कि 73rd अमेंडमेंट हुई, लेकिन ये 73rd अमेंडमेंट किस एक्ट में हुई, ठीक है, कौन से पार्ट में हुई, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में हुई, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के 9th पार्ट में ये अमेंडमेंट की गई। 73rd अमेंडमेंट 1992 की ये जो एडिड ए न्यू 9th पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो एडिट किया गया, जिसमें 16 आर्टिकल
जिसमें 16 आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल भी आएगा, ये इसमें 16 आर्टिकल जो है वो लिखे गए, एंड द 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एडिड ए न्यू नाइन्थ पार्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, 16 इसमें आर्टिकल थे, और 11th शेड्यूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है द सिस्टम हैज़ 3 लेवल। ये जो पंचायती राज सिस्टम होगा हमारा, ये 3 लेवल का होगा। एक पंचायती ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होगी, मंडल परिषद और ब्लॉक समिति, या इसको हम पंचायत समिति भी बोलेंगे, जो ब्लॉक लेवल पे होगी, एंड जिला परिषद जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्राम पंचायत आपको पता चल गया, हल्का पंचायत, ठीक है, और मंडल परिषद, ब्लॉक समिति जिसको हम ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसको जिला परिषद बोलते हैं, इसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग बोर्ड हम बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको करंट के हिसाब से बताऊं तो करंटली जो पंचायती राज सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है इन ऑल स्टेट्स एक्सपेक्ट स्टेट्स ऑफ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। इन 3 स्टेट्स में जो है वो पंचायती राज नहीं है, और सारी यूटीज़ में पंचायती राज है, एस्पेक्ट एक ही यूटी है दिल्ली, जो कैपिटल यूटी है हमारी, उसमें भी पंचायती राज जो है वो नहीं है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अमेंडमेंट्स। ये तो 2018 की जितनी भी अमेंडमेंट्स थी वो सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। नेक्स्ट है कि जो जब 2019 में 31 अक्टूबर 2019 में जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है वो फोर्स में आया, तो उसके बाद जो है, यानी उसके द्वारा जो अमेंडमेंट्स की गई पंचायती राज एक्ट में, वो अब समझते हैं। अमेंडमेंट्स आफ्टर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसके बाद में जो अमेंडमेंट्स हुई, तो ऑन अक्टूबर 17, 2020 Ministry of Home Affairs has amended the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act 1989 under the JNK Reorganization Act 2019 by removing a provision in Section 10 that requires payment of honorarium to पंचेस एंड सरपंचेस। फ्रेंड्स, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस अमेंडमेंट में क्या कहा गया, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ये अमेंडमेंट हुई, इसमें जो है वो रिमूव किया गया एक प्रोविज़न जो सेक्शन 10 में था, जो रिक्वायर करता था पेमेंट्स ऑफ होनोरियम टू पंचेस एंड सरपंचेस। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो फिर जो पंचेस और सरपंचेस को पेमेंट की जो होनोरियम थी सेक्शन 10 के अंदर एक प्रोविज़न को रिमूव किया गया, और फिर जो है वो होनोरियम टू पंचेस एंड सरपंचेस जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो करंटली इस सरपंच को 3000 और पंच को 1000 जो है वो एज ए होनोरियम मिलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये होनोरियम क्या होता है, तो होनोरियम का मीनिंग होता है ए पेमेंट मेड फॉर समबॉडी प्रोफेशनल सर्विस व्हेन नो पर्टिकुलर अमाउंट इज चार्ज फॉर दिस सर्विस। यानी एक ऐसी पेमेंट होती है जिसके लिए पर्टिकुलर कोई चार्ज नहीं होता है, ऐसे मतलब कोई ऐसा प्रोफेशनल वर्क जिसके लिए कोई पर्टिकुलर सैलरी ना हो, पर्टिकुलर कोई चार्ज ना हो, तो ऐसे में उसको जो अमाउंट दिया जाएगा उसको हम बोलेंगे होनोरियम। ठीक है, दिस ओमिशन विल नॉट अफेक्ट द रीमनरेशन एंड द पेंचेस विल कंटिन्यू टू गेट पेड। यानी जो रीमनरेशन जो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट में पहले की नोटिफाइड थी उस पर ये इफेक्ट नहीं करेगा। यानी ये 3000 और 1000 जो पेंचेस को हर महीने पर मंथ मिलेंगे, ये रीमनरेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। रीमनरेशन जो उनको पहले की मिलती थी वो कंटिन्यू मिलती रहेगी। फर्दर नो नीड ऑफ, इस अमेंडमेंट को इसीलिए किया गया कि फर्दर कोई ऐसी नीड ना रहे अमेंड करने की इंक्रीज द होनोरियम। और ये जो होनोरियम है, यानी ये जो 3000 और 1000 सरपंच और पंच को मिलते हैं, ये टाइम टू टाइम जो है वो गवर्नमेंट इसको इंक्रीज करती जाएगी, उसके लिए कोई फर्दर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 टर्म्स जो है वो रिपीट हो रही हैं, जैसे होनोरियम हो गया, फिर रीमनरेशन हो गया। तो इन तीनों टर्म्स का सैलरी में क्या डिफरेंस है वो मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ। दोस्तों, जो सैलरी होती है ना, ये एक मंथली फिक्स्ड फैक्टर होता है हमारा। ठीक है, इसमें जो है
सैलरी में हमारी हॉलीडेज नहीं काउंट होती हैं, जहाँ अगर कोई वीकली हाफ डेज हैं वो काउंट नहीं होते हैं। सिर्फ इसमें जो सेक्शनड यानी जो हम खुद लीव्स लेते हैं वही काउंट होती हैं। तो इस टर्म को हम बोलते हैं इकॉनमी में सैलरी। ठीक है। अब रीमनरेशन का मीनिंग होता है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉई को पेड किए जाते हैं, यानी जिसमें एम्प्लॉई को जो है वो अगर हम बात करें तो उसमें कमीशंस दी जाती है, इंसेंटिव दिए जाते हैं, ताकि उसकी फिक्स्ड सैलरी के बजाय, यानी रीमनरेशन का मीनिंग क्या हो गया कि किसी एम्प्लॉय को फिक्स्ड सैलरी के बजाय उनको कोई इंसेंटिव देना, कमीशन देना, उसको हम बोलते हैं रीमनरेशन। यानी ये जो टोटल इनकम बनती है उस एम्प्लॉय की टैक्स कमीशन से, इंसेंटिव से, उसको हम रीमनरेशन बोलते हैं, जो सरपंच और पंच को मिलती है। और फिर उसके बाद आती है हमारी सैलरी। तो सैलरी एक मंथली फिक्स्ड फैक्टर होता है। वेजिस क्या क्या मीनिंग हो गया? डेली वेज, जब हम डेली किसी को पेमेंट करते हैं, डेली बेस पे किसी को काम पैसे देते जाते हैं हम, जो फिक्स्ड जो डेली फिक्स्ड फैक्टर होता है, ठीक है, मंथली नहीं, डेली फिक्स्ड फैक्टर होता है, उसको हम वेज बोलते हैं। इनकम क्या होती है? टोटल अर्निंग किसी भी बंदे की, उस किसी भी पर्सनस की जो टोटल अर्निंग होती है उसको हम इनकम बोलते हैं। पेमेंट होता है फिक्स्ड सैलरीज या वेजेस पे टू वर्कर, जो फिक्स्ड सैलरीज और वेजेस जो है वर्कर को दी जाती हैं उनको हम इनकम बोलते हैं। तो यहाँ से मैंने पूरे सारी टर्म्स का हॉनरियम एक ऐसी पेमेंट होती है जो किसी संवादी को दी जाती है जब उसको कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं दिया जा रहा हो, तो उसको जो है वो फिर हॉनरियम उसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको पूरा समझ आ गया कि सरपंच और पंच को कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं मिलती है, उनको एज ए हॉनरियम 3000 सरपंच को और 1000 पंच को मिलता है। और उनको फिर रीमनरेशन, जो इसमें रीमनरेशन में उनको कमीशन, इंसेंटिव और बड़े सारी जो प्रोसेस रहती हैं वो उनको मिलती हैं। उनको कोई जो है वो सैलरी, फिक्स्ड सैलरी जो है वो नहीं मिलती है, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, फिर आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद जो है वो अमेंडमेंट की गई और उसमें क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल किया गया। जैसे आपको पता है जो डीडीसी की अभी इलेक्शंस हुई हैं। द अमेंडमेंट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी in each district of J&K, which will have jurisdiction over the entire district excluding areas designated as municipality or the municipal corporation। यानी डीडीसी की क्या jurisdiction रहेगी? डीडीसी जो होंगे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे, उनका क्या काम होगा? वो डिस्ट्रिक्ट में यानी म्यूनसिपैलिटी वाला एरिया को छोड़ करके जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंडर जो पंचायती 3 लेवल की जो पंचायत होगी उसके ऊपर जो है वो काम करेंगे। ठीक है। जिसमें हल्का पंचायत हो गई, ब्लॉक लेवल पे हो गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गई, तो ये जो है डीडीसी जो होंगे वो उनके ऊपर जुरिस्डिक्शन करेंगे एस्पेक्ट द म्युनिसिपल एरिया। और ये डीडीसी की जो टाइम पीरियड होगा डीडीसी का, ये 5 साल का होगा, 5 ईयर्स का। जितना हल्का पंचायत का होगा उतना ही डीडीसी का भी टर्म होगा। एवरी डिस्ट्रिक्ट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 टेरिटोरियल, हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो 14 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा टू इलेक्ट मेंबर्स फॉर द वाडी विच विल हैव वे फॉर 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। ठीक है। 14 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं वो से जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिवाइड किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो डीडीसी को इलेक्ट किया जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें जो कहा गया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स में कौन कौन से मेंबर्स होंगे? तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ द डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द डिस्ट्रिक्ट, एमएलएज होंगे हुज कॉन्स्टिट्यूएंसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में कौन सा एमएलए आएगा जिसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उसी डिस्ट्रिक्ट के अंडर आती होगी। ठीक है। एंड द चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और कौन होगा? चेयरपर्सन होगा, जो उस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरपर्सन होगा, एमएलएज होंगे और डीडीसीज होंगे। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स होंगे। These amendments are the complete implementation of the constitution। फ्रेंड्स ये जो आफ्टर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये अमेंडमेंट्स 2020 में हुई हैं, ये कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हुई हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में आया था उसकी पूरी तरह से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर यूटी पे कर दी गई है। द अकाउंट ऑफ द हल्का पंचायत विल बी ऑडिटेड
एनुअली बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा जो है वो हल्का पंचायत का जो है वो अकाउंट जो है वो एवरी द अकाउंट ऑफ द हल्का पंचायत विल बी ऑडिटेड। हल्का पंचायत का जो अकाउंट है वो ऑडिटेड कौन करेगा? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि इसमें आपको याद क्या रखना है, क्योंकि ये लंबा है, तो इसमें अगर आप सोचोगे सर हमें पूरा जो पंचायती राज एक्ट है उसमें क्या क्या याद रखना है, तो ये जो मैं अमेंडमेंट्स बताई हैं आपको, ये सारी आपको याद रखनी है। और आपको एक जनरल ओवरव्यू होना चाहिए, यानी हल्का पंचायत कैसे इलेक्ट होती है, मेंबर्स कौन से होते हैं, मजलिस क्या होते हैं, फिर आपको पता होना चाहिए कि वार्ड मजलिस क्या होते हैं, उनके मेंबर्स कौन होते हैं, सरपंच जो मीटिंग हल्का पंचायत वार्ड में जो है वो हल्का पंचायत की मीटिंग जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो हल्का पंचायत की मीटिंग 3 महीने में एक मीटिंग जो है वो हल्का वार्ड मजलिस की होनी चाहिए, ठीक है। जो कन्वीन कौन करवाएगा? पंच करवाएगा। ऐसे ही हल्का पंचायत की जो है वो पूरे साल में कम से कम 2 मीटिंग जो है वो होनी चाहिए, जो एक फर्स्ट क्वार्टर में कर ले फाइनेंशियल ईयर के, और एक लास्ट क्वार्टर में कर ले फाइनेंशियल ईयर के। तो 2 मीटिंग जो है वो हल्का पंचायत के लिए कंपल्सरी हैं, जो कन्वीन कौन करेगा? सरपंच करवाएगा। तो इसी तरह के जो पॉइंट्स है वो आपको याद रख लेने हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है इसके, जो आपको चैप्टर्स पता होने चाहिए कि कौन सा चैप्टर किसके बारे में डील करता है। जैसे आपको पता होना चाहिए चैप्टर 1 जो है वो प्रीलिमिनरी है, उसमें टर्म्स वगैरह डिफाइन की गई। चैप्टर 1 ने जो है वो वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस के बारे में बताता है, जो आफ्टर 2018 अमेंडमेंट के बाद इंक्लूड किया गया। फिर चैप्टर 2 जो है वो हल्का पंचायत के बारे में बताएगा। चैप्टर 3 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ दी हल्का पंचायत। चैप्टर 14 हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी क्या होगी। चैप्टर 5 कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसे होगा हल्का पंचायत का। फिर चैप्टर 6 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसी तरह से आप वीडियो पास करके जो है ये सारे जो है सभी के बारे में पढ़ सकते हैं। ये आपको याद रखने हैं, ये आपको पूछे जा सकते हैं कि बताइए ये वाला चैप्टर जो है वो किसके बारे में डील करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो आपके कुछ डाउट्स होंगे इस टॉपिक के रिलेटेड, तो वो मैं आपको बता दूं पहले ही। सबसे पहले आपको ये डाउट होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जिसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का हेड कौन होगा? तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो हेड होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होगा, ठीक है। ईच काउंसिल इज हेडेड बाय ए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जिसको हम बोलेंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। ये एक इलेक्टेड ऑफिसर नहीं, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, जो चेयरपर्सन होगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का। और इसकी टर्म भी अगर हम बात करें तो इसकी टर्म भी 5 ईयर्स के लिए रहेगी। जब न्यू डीडीसी इलेक्शंस होंगी तो फिर नया जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो अपॉइंट कर दिया जाएगा। अगर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि ये जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होगा ये कौन सा ऑफिसर हो सकता है, तो ये या तो IAS ऑफिसर हो सकता है या KAS ऑफिसर हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है दोस्तों कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल पे कौन हेड होगा। तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में जो है वो BDO हेड होता है, ठीक है। BDO का मीनिंग होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। एक गवर्नमेंट ये भी गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, ये भी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ये इलेक्टेड नहीं होता। एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको हम BDO बोलते हैं, ये इस सुपरवाइजर रहता है किसका? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू पंचायती समिति, पंचायत समिति जिसको हम ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं उसका सुपरवाइजर रहता है। एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू पंचायत समिति एंड बिकम एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ ओवर ऑल ऑपरेशंस, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के अंडर जितने भी ऑपरेशंस होंगे, जितने भी काम होंगे, उनका ये एडमिनिस्ट्रेटर रहता है BDO। तो अब अगर मैं बात करूं कि BDO जो है वो कौन सा ऑफिसर होता है, तो BDO भी जो है वो KAS ऑफिसर ही होता है, जिसका जो है वो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंडर जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये BDO वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। BDO कौन बनेगा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कौन बनेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो ये सब आपको जो है वो पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का हेड कौन होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का हेड कौन होगा। तो अगर हम बात करें पंचायत हल्का की, तो हल्का पंचायत में VLW जिसको हम विलेज लेवल वर्कर बोलते हैं, वो सेक्रेटरी होता है
हल्का पंचायत का। उसका काम क्या होता है, हल्का पंचायत जब सरपंच जो है वो मीटिंग करवाएगा तो मीटिंग का जो टाइम नोटिंग है या उनको सुपरवाइज करना है हल्का पंचायत को, तो एज ए सेक्रेटरी जो है वो VLW जो है वो हल्का पंचायत में काम करता है। फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थी वो मैंने सारी आपको बता दी हैं, और जो बचे हुए मेरे से पॉइंट जो शूट किए थे वो भी मैंने सारे आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे जो आपको जानना ज़रूरी थे, वो भी मैंने आपको सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। फ्रेंड्स इसमें रिलेटेड जो है एक टॉपिक और आपका रहता है जो पार्ट 5 होगा इस लेक्चर का। पार्ट 4 इसके हो गए हैं कंप्लीट, ठीक है। तो पार्ट 5 भी इसी टॉपिक पे J&K पंचायती राज एक्ट पे आएगा, जिसमें जो है एक इकॉनमी का टॉपिक है, लेकिन वो है रिलेटेड पंचायती राज एक्ट के ही ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के अंडर हम स्कीम्स पढ़ेंगे, जो पंचायती राज में स्कीम्स होती हैं, मनरेगा की जो स्कीम्स हैं वो सारी हम डील करेंगे। वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और इम्पॉर्टेंट भी है इन द इकॉनमी सेक्शन, ठीक है। तो ये है रिलेटेड पंचायती राज के ही, तो इसीलिए मैं इसको इसी के साथ जो है वो पार्ट 5 में कंप्लीट करूँगा, जो जल्दी ही हो सकता है कल जो है वो उसकी वीडियो अपलोड हो जाए। तो फ्रेंड्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। फ्रेंड्स आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि 50% जनरल नॉलेज सेक्शन का हमने जो सिलेबस है वो अपलोड कर दिया है, और बाकी पे लगातार काम जो है वो चल रहा है। फ्रेंड्स मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। थैंक यू वेरी मच।